जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और आज मैं सामान्य विज्ञान से 20 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो सभी तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो झारखंड उत्पाद का एग्जाम हो या फिर सीजीएल का एग्जाम हो या रेलवे एग्जाम हो या बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो। सभी तरह की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, क्योंकि सामान्य विज्ञान वही रहता है, सेम रहता है। तो सबसे पहले जो सवाल है 91 नंबर में, वो नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा। तो देखिए, नमक को जब बर्फ में मिलाएंगे तो हिमांक घटता है। क्या होता है? घटता है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। तो हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग पीछे की ओर जो देखते हैं कि पीछे गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें जो शीशा लगा रहता है हमारे हैंडल के पास या फिर हमारे मैंने गाड़ी के दाएं बाएं में जो मिरर लगा रहता है, उसमें क्या होता है? तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? तो देखिए, बीटी बीज जो है को कपास के लिए विकसित किया गया। किसके लिए विकसित किया गया है? कपास के लिए। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? देखिए, इसमें जो है ना, इसमें इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, आतपोद भीद। आप समझ लीजिए, थोड़ा सा इसको बता देते हैं। हेलियोफाइट यानी आतपोद भीद ऐसे पादप हैं जो धूप में अधिक बढ़ते हैं, यानी ज़्यादा धूप रहता है तो ये अधिक बढ़ता है, इसलिए इन्हें धूप प्रेमी पादप की कहते हैं। वे गहन आत्पन वाले स्थानों में पाए जाते हैं और सौर पादपों में म्यूलिन है, लिंग है, थाइम है, सॉफ्ट है, वेलक्रो है, सफ़ेद तिपतिया है और अधिकांश गुलाब शामिल है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्याज एक गांठ है यानी बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित डैश है। तो क्या होगा इसमें? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें हो जाएगा तना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं? तो देखिए, गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं धारा का, यानी गैल्वेनोमीटर यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। विद्युत धारा यहाँ पर, इसमें जल की धारा नहीं, विद्युत धारा। याद रखिएगा। विद्युत धारा को जो है उसको पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। अगला सवाल है, धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर इसे गर्म किया गया, तो छेद का आकार क्या होगा? देखिए, इस तरह का जो सवाल है बहुत बार परीक्षा में आता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसमें जो है छेद का आकार बढ़ेगा, यानी धातु की जो प्लेट है उसको अगर बीच से काट लेंगे और फिर से गर्म करेंगे तो छेद का आकार क्या होता है? बढ़ेगा। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी मिश्र धातु टीन और कॉपर से बनता है? तो याद रखिएगा कांसा। किससे? कांसा हो गया। चलिए, वह धातु पहचानिए जो निरावसी प्रकार की है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वह धातु पहचानिए जो निरावसी प्रकार की है। तो कौन सा धातु है? तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा आपका स्वर्ण, गोल्ड यानी सोना। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? सोना। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रकृति में सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है और यह निरावसी यानी नो पॉइजनस होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, वर्ड को समझिए। निरावसी यानी जिसमें जहर ना हो, उसको निरावसी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखेगा। हाँ, अगला सवाल है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है? देखिए, सवाल फिर से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन का कोण डैश क्रांतिक कोण से क्या दिए गए विकल्पों के साथ रिक्त स्थान में भरना है। तो देखिए, इसमें जो है ना, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 2, आपतन कोण का अधिक क्रांतिक कोण से। देखिए, आपतन कोण का मान जो होता है क्रांतिक कोण अधिक कर दे तो प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल ही नहीं जाता। ठीक है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट जाता है और इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, धूम, कोहरा, स्मोग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, और प्राक्सी एसिटिल नाइट्रेट,
यानी ओजोन और प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट मिलकर कोहरा बनाते हैं और ओजोन कपड़ों एवं रबड़ को नुकसान पहुंचाता है, जबकि प्रॉक्सी एसिटिल जो है नाइट्रेट आंखों में जलन पैदा करता है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो देखिए इसमें आंसर जो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। साबुन मेल को साफ करने वाला एक संगठक है जो आमतौर पर वसा या फैटी एसिड होने पर क्षार की प्रतिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। और साबुन बनाने में उपयोग किया जाने वाला जो सामान्य अल्कालिज होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसमें जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है वो कौन है? तो एकदम आप याद रखिएगा, पोटेशियम है। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। एक प्रतिक्रियाशील धातु वह है जो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने के लिए अन्य तत्वों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है। और कुछ धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता अवरोही क्रम में हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb और Cu। याद रखिएगा। चलिए ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा। कैसे? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तरल ताल या पानी की जो टंकी का पानी का इसकी गहराई की तुलना में उथला दिखाई देता है। प्रकाश जब तक पानी में रहता है सीधी दिशा में गति करता है, लेकिन यदि प्रकाश परोक्ष रूप से पानी से वायु में ऊपर की ओर गति करता है तो यह नीचे की ओर सतह की दिशा में झुक जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 1। 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडाशय हर महीने एक विकसित डिंब उत्पन्न करता है। ठीक है ना? तो यह डिंब शुक्राणुओं के साथ मिलकर गर्भ धारण करते हैं। याद रखिएगा। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो देखिए फेफड़े जो है वो फेफड़ा हम लोगों का जो है वो स्थित होता है ऑप्शन 4 में, फुफ्फुस सांवरणीय गुहिका में। याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा। अगला सवाल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 पेट से। पेट के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किया जाता है जो प्रोटीन के विघटन में सहायक होता है। याद रखिएगा। पायसीकरण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पायसीकरण क्या है? तो देखिए पायसीकरण जो होता है, पायसीकरण के माध्यम से बड़े वसा और ग्लोब्यूलेस छोटे समान रूप से वितरित कणों में तोड़े जाते हैं। यह कार्य छोटी आंत में मुख्य रूप से पीत अम्ल द्वारा पूरा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। याद रखना। चलिए एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। तो देखिए इस एंजाइम की जो गतिविधि होती है वो जो परिवर्तित होती है किसके नियंत्रण में हो सकती है? तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पीएच। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, प्रोटीन किससे पचते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोटीन किससे पचते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 प्रोटीएज से। थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज नामक एंजाइम द्वारा निष्पादित होता है। यह प्रक्रिया पेट में शुरू होती है जहां पेप्सिन कुछ प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में विघटित कर देती है। अमीनो एसिड प्रोटीन पाचन के अंत उत्पाद होते हैं जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है। याद रखिएगा। चलिए आज का ये सवाल आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।